Assalamu alaikum everyone. Myself Shahida, education वाली. I'm facilitator at रेहान स्कूल इंडिया कैंपस. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक इंटरव्यू की सीरीज़ जो है शुरू की है. इसमें हमारे साथ हर रोज़ एक नया गेस्ट मौजूद होता है और एक एक्सपीरियंस्ड गेस्ट होता है जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा होता है अपने ज़िंदगी के इम्तिहानात दे दे के. इसी तरह से आज हमारे साथ हमारी एक एम्पावरिंग वुमेन और एक पीएचडी स्कॉलर है. हमारे साथ डॉक्टर सबा मौजूद हैं. चलें हम उनका वेलकम करते हैं अपने एम्पावरिंग इंडिया के शो में. उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे शो को रौनक बख्शी, अपना टाइम दिया हमारे शो को. आपका खैर मकदम मिस सबा हमारे एम्पावरिंग इंडिया के शो में. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, और मेरी जी तरफ मिस से सबा कैसी? सारे इंडिया वालों को सलाम. वालेकुम अस्सलाम. आपको भी बहुत बहुत हमारी तरफ से प्यार भरा सलाम. और सिर्फ दूरियां थोड़ी जो हैं वो एक मतलब लाइन की हैं, एक जी जिसे बॉर्डर कहते हैं. बाकी हम सब इंशाल्लाह एक ही हैं. आपको भी प्यार भरा सलाम और तमाम पाकिस्तान वालों को हमारी तरफ से प्यार भरा सलाम. कैसी हैं जी, आप मिस सबा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ. और मिस सबा आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि मिस सबा कौन है, कहाँ रहती है और अपना आपका एजुकेशन का जो है वो सफ़र बताएं कि आपने पीएचडी की है. माशाल्लाह माशाल्लाह. और अपना जो है आप एजुकेशन का सफ़र बताएं, हमें अपना बचपन का सफ़र करवाएं. जी ज़रूर. अच्छा, मेरा नाम है डॉक्टर सबा ज़फ़र, और बेसिकली मैं गुजरात पाकिस्तान से हूँ, और पंजाब में गुजरात है वहाँ से. और शादी मेरी जो है वो मर्दान में हुई है, केपीके में. तो कुछ टाइम केपीके में गुजारा है मैंने, और अब जो है वो कैपिटल में इस्लामाबाद में शिफ्ट हो चुकी हूँ. तो यहाँ पे रेहान स्कूल में इस्लामाबाद के कैंपस में एज ए फैसिलिटेटर काम कर रही हूँ. और जहाँ तक मेरी एजुकेशन का ताल्लुक़ है, एक बहुत लंबी जर्नी है, और टाइम भी बहुत ज़्यादा स्पेंड किया है. लेकिन जब बातों में बताना शुरू कर दें तो बहुत शॉर्ट लगता है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा गुजारा है, इतनी उम्र गुजार दी है कि थोड़ा बहुत बताती हूँ आपको कि पीएचडी मेरी जो है वो फ़िज़िक्स में है, और मेजरिंग जो उसका मेजर कोर्स था वो ऑप्टिक्स में था, अल्ट्रा फास्ट ऑप्टिक्स में. और पीएचडी मैंने चंगचुन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना से की है. तो चाइना से आने के बाद 2019 में पाकिस्तान चाइना से मैं शिफ्ट हुई. उसके बाद यहाँ पे हायर एजुकेशन कमीशन है जिसने हायर मुझे किया, और मर्दान में वुमेन यूनिवर्सिटी मर्दान में प्लेस किया. वहाँ पे मैंने 4 इयर्स सर्व किया है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट की. इसके अलावा जो चार्जेस थे एकेडमिक रोल्स के अलावा, मैंने इंस्टीट्यूट में कंट्रीब्यूट किया है एज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ सेनेट, यूनिवर्सिटी सेनेट 19N की सीट पे, और कन्वीनियर स्कॉलरशिप कमेटी भी थी. मुझे सारे स्कॉलरशिप्स देखने पड़ते थे. जितने भी यूनिवर्सिटी में नीडी स्टूडेंट्स थे उनको हम लेके चलते थे और उनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते थे. और काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स चल रहे हैं पाकिस्तान में. कुछ गवर्नमेंट के हैं, कुछ प्राइवेट एजेंसीज़ हैं जो प्रोवाइड करती हैं स्पेशली गर्ल्स को. तो इसके चाइना जाने से पहले जो है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से मैंने मास्टर्स किया था फ़िज़िक्स में. उससे पहले बीएससी की हुई है, बैचलर ऑफ साइंस जो है वो भी फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स में. और आप क्या पूछना जी चाहेंगी एजुकेशन माशाल्लाह. के बहुत हवाले से? खूब, बहुत खूब. और ख़ासकर अगर कोई बोलता है ना कि मैंने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री या बॉटनी में कुछ किया है, जी. तो मुझे डर लगता है सुन के कि अच्छा, इनका अच्छा. मतलब है.
मुझे लगता है कोई स्पेशल लोग नहीं, हैं और असल में बचपन से ही मुझे ऐसा लगता है कि ये साइंस जो है वो डेवलप होना शुरू हो गई थी, क्योंकि बर्थ मेरी जो है वो दुबई में हुई थी, ग्रोन अप दुबई में हुई थी। तो हमारे घर पे जो है वो चैनल जो चलता था, वहाँ पे एक साइंटिस्ट आते थे, प्रोफेसर डॉक्टर परवेज़ ऊद भाई। तो उनका चैनल आता था वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो लेक्चर्स देते थे और ऐसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते थे। तो वो चल रहा होता था, कार्टून्स तो हम देखते थे, लेकिन साथ जो है वो पेरेंट्स ये चैनल बस लगा देते थे कि बच्चे और कुछ मतलब इधर-उधर ना हो तो ये देखते रहें। तो बस वो देख-देख के तो ऑटोमैटिकली बचपन से ही वो डेवलप होना शुरू हो गया था, एक्सपेरिमेंट्स और साइंस में जाना। और बस जब बड़े होना शुरू हुए तो जब मैट्रिकुलेशन में आए और आगे हायर एजुकेशन में आहिस्ता-आहिस्ता आए, तो फिर पता चलने लगा कि वो एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो सारे फिज़िक्स के होते थे। तो बस खुद ब खुद ही फिज़िक्स की तरफ चलते गए। शुरू में थोड़ा पेरेंट्स में जब बीएस करना था, बैचलर्स करना था, तब पेरेंट्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा रुकावट थी कि नहीं, फिज़िक्स नहीं पढ़नी, मैथमेटिक्स क्या करना है पढ़ के, फिज़िक्स क्या करना है पढ़ के, ये तो स्पेशली फिज़िक्स जो है ये फ़ील्ड जो है वो लड़कों की है, और इधर क्या करोगी तुम। और मतलब काफ़ी ज़्यादा मसाइल थे ना। और जब पाकिस्तान में शिफ्ट हुए तब भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल थे एज़ ए फ़ीमेल। तो बस लड़ाई झगड़े करके तो बस एडमिशन ले लिया कि बस जाना ही जाना है जैसे भी। तो वो जब बीएससी कंप्लीट हो गई, फिर मास्टर्स कर लिया। तो बस अल्लाह की तरफ से था, किस्मत थी, दिल में ख्वाहिश बहुत ज़्यादा थी। कभी सोचा नहीं था कि मतलब पीएचडी कर लेंगे या डॉक्टरेट में चले जाएँगे या ये होगा, वो होगा, लेकिन बस ये था कि साइंटिस्ट बनना है मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो जो ख्वाहिश थी, वो ख्वाब था, वो पूरा हुआ। और ऐसी जगह पे जाके पूरा हुआ कि बहुत ही मतलब मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि चाइना जो एक कंट्री है वो किस तरह की है, जब तक कोई खुद विज़िट करके ना देख ले। कि यूरोप तो बहुत पीछे है उससे, कि उनकी लैबोरेटरीज़ और उनकी साइंस और रिसर्च और मतलब एवरीथिंग इज़ मार्वेलस। उनके टीचर्स और आपके प्रोफ़ेसर्स ऐसे सपोर्टिव हैं कि मतलब बहुत हाई-हाई सीट्स पे, रैंक्स पे बैठे हैं, लेकिन वो इतने डाउन टू अर्थ हैं, वो आपको फ़ील ही नहीं होगा कि आपके टीचर्स हैं। वो इस तरह आपको साथ लेके चलते हैं। माशाल्लाह ये तो बहुत खूब सुनने को मिल रहा है। मतलब हम तो सोचते हैं कि मतलब वो इतनी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे पता नहीं क्या सिस्टम होगा, अगर इतने फ्रेंडली लोग हैं नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। और आप मुझे बहुत बताएँ कि आपको जी, आपको मतलब कोई डर, कोई हेजिटेशन नहीं महसूस हुई? मतलब इवन कि हम दूसरी स्टेट में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ पे मतलब बहुत सारे हुँ, हुँ। खदशात रहते हैं और आप तो फ़ॉरेन चले गए। नहीं, नहीं, मुझे बस ये था कि पाकिस्तान से मैंने जाना है, क्योंकि पाकिस्तान का जो एजुकेशनल सिस्टम था वो मुझे पसंद नहीं था। मतलब मैंने एजुकेशन तो की थी, मास्टर्स कर लिया था, लेकिन आगे अगर मैंने आगे जाना था तो मुझे नज़र आ रहा था कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, हर्डल्स हैं। और अभी तक इवन आप यकीन करें कि मतलब बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे, यूनिवर्सिटी फेलोज़, जिन्होंने मेरे साथ पीएचडी की है बाहर जाके, फॉरेन कंट्री में। और मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स थे वो तो अभी तक फंसे में है, कोई एमएस कर रहा है, कोई एमफिल कर रहा है, कोई मतलब अभी तक कोई उधर तक पहुँचा नहीं है। और कोई अगर पीएचडी में है तो बस वो फंसा हुआ ही होगा, कभी कोई फंड्स खत्म हो गए हैं, कभी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ गई है, कभी पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो गई है, कभी सुपरवाइज़र की तरफ से मसाइल चल रहे हैं, मतलब बहुत सारे। लेकिन अगर फॉरेन कंट्री में स्पेशली अगर आप चाइना जाते हैं, तो चाइना या कोरिया जाते हैं, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम उधर आपको फेस करने के लिए नहीं मिलेंगे। और बहुत ज़्यादा सेफ़ है स्पेशली फीमेल्स के लिए, कि फीमेल्स जाते हैं, इंडिया से भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे। हमारे साथ होते थे तो बहुत अच्छा मतलब सारी कंट्रीज़ से स्टूडेंट्स आते थे। यूएसए से, यूरोप से, और
मिडल ईस्ट से, इंडिया से, हर तरफ से। जी, माशाल्लाह ये तो बहुत खूब बात है। और आप मुझे बताएँ कि आपका मतलब इतना डेडिकेशन जो था, वो अपना था पढ़ाई की तरफ या कि आपका कोई पेरेंट्स का मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड ख़ासकर जो पेरेंट्स मतलब एजुकेशन की लाइन में होते हैं ना, वही ज़्यादा अपने बच्चों को मतलब ये डिग्रीज़ पे वही यकीन रखते हैं। तो आपके बाबा नहीं, 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 ऐसा तो कुछ नहीं था। मेरी जो मेरी जो मम्मी थी वो उनका बहुत ज़्यादा था एजुकेशन की तरफ। हालाँकि वो हाउस वाइफ़ थी, लेकिन जहाँ तक मतलब उन्होंने पढ़ा था तो वो हमेशा मतलब बहुत हाई क्लास लेवल पे पास हुई हैं, पोज़ीशंस उनकी होती थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनकी पोज़ीशंस आती थी। लेकिन उनके घर की तरफ से रुकावट थी तो उन्होंने आगे कंटिन्यू नहीं किया। और फिर जब उनकी शादी हो गई तो मेरे डैड के साथ वो शिफ्ट हो गई दुबई में। तो फिर वहाँ पे तो फिर एजुकेशन या जॉब वग़ैरह का कोई ऐसा सिलसिला नहीं था। तो सिर्फ़ ये कि ह सुनने में आता रहता था, कहती थीं, हमें कहती थी पढ़ना है और इस तरह ना। तो अब्बू की तरफ से थोड़ी बहुत, डैड की तरफ से थोड़ी बहुत कभी-कभी हो जाती थी, लेकिन ज़्यादा इतनी मेरे लिए तो नहीं हुई रुकावट। चलिए माशाल्लाह ये तो और खूब बात है। आप मुझे बताएँ कि आप अभी कहाँ रह रहे हैं? यूएई में या कि आप पाकिस्तान में अभी? अभी पाकिस्तान में हूँ, इस्लामाबाद में। तो आपके पेरेंट्स वो भी पाकिस्तान में ही शिफ्ट हो गए फिर से? जी, 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 मेरे फ़ादर, हम लोग जल्दी शिफ्ट हो गए थे मम्मी के साथ। और एजुकेशन का असल में उस टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि बहुत वो हायर एजुकेशन वहाँ पे नहीं थी। और काफ़ी सारे मसाइल थे इधर। यहाँ पे जो हमारे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो भी बार-बार बुलाते थे, तो उनकी वजह से फिर मेरी अम्मी हमें लेके शिफ्ट हो गई थी। फिर अम्मी जाती रहीं बाद में मेरी सिस्टर छोटी के साथ, और हम लोग जो बड़े थे वो यहाँ पे ही थे। और फादर मेरे तो ऑलमोस्ट लाइक ही वाज़ हैविंग अ गवर्नमेंट जॉब देयर, सो ही वाज़ रिटायर्ड ऑलमोस्ट 2 years बिफोर, सो ही शिफ्टेड परमानेंटली टू पाकिस्तान। चलिए माशाल्लाह बहुत खूब। हुँ। और मिस सबा आप बताएँ कि अभी आप इसके अलावा भी कुछ कर रही हैं या कि सिर्फ़ यही आप कंटिन्यू करना चाहते हैं? रेहान स्कूल ही कंटिन्यू करना चाहते हैं? अ, अभी तो फ़िलहाल रेहान स्कूल मैंने जॉइन किया है। ऑलमोस्ट लाइक 2 वीक्स हो गए हैं, 2 वीक्स से भी कम मुझे हुए हैं जॉइन किए हुए। तो अभी आगे तो पता नहीं, पैशनेट तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ अपनी रिसर्च से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, या जो मेरी रिसर्च फ़ील्ड है उससे रिलेटेड। तो अगर मुझ मौका मिला तो फिर तो मैं ज़रूर जॉइन करूँगी आगे उसको। तो बस जिधर किस्मत ले जाए, देखते हैं कि क्या होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने कहीं जॉब वग़ैरह के लिए अप्लाई नहीं किया? अभी फ़िलहाल तो नहीं किया। बस पहले जो जॉब मैं कर रही थी, मैंने कहा 4 इयर्स यूनिवर्सिटी में जॉब की है मैंने एज़ एन असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, चाइना से आने के बाद। जी। पोस्ट और पीएचडी आपको एक्सपीरियंस है। हमारी तो अगर हम कर लेते हैं बस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन कर लेंगे हम तो जॉब की अच्छा, इंतज़ार में ऐसे बैठ जाते हैं कि जैसे कोई हमने अच्छा। मतलब पता नहीं अच्छा क्या ये उखाड़ भी लिया। अच्छा ये भी है कि मैंने जो पीएचडी के लिए गई थी, मैंने मतलब डॉक्टरेट अपना कंप्लीट करने तक के कुछ टाइम, मेरे ख़्याल से कुछ टाइम पहले मैंने सोचा था कि शायद मैं अप्लाई करूँगी जॉब के लिए, लेकिन मैंने पीएचडी जो की थी ना, वो मैंने कभी जॉब का सोच के नहीं की। कि मैं जाऊँगी पाकिस्तान या इसके बाद मैं जॉब करूँगी या ये, क्योंकि अगर जॉब करनी होती या कुछ तो फिर तो चाइना में काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ थी आगे कंटिन्यू करने की। लेकिन मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, पीएचडी मैंने अपने लिए की है, खुद के लिए। माशाल्लाह ये मुझे ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी का मतलब कोई पहला इंसान है जो मुझे कहता है कि मैंने जॉब के लिए पीएचडी नहीं किया है या मैंने जॉब के लिए पढ़ाई नहीं किया। मतलब अक्सर नहीं, क्योंकि नहीं। मेरे पापा टीचर ही हैं, वो हमेशा कहते होते हुँ, हैं यही कि पढ़ाई जो है खुद के लिए करो, ना कि जॉब के लिए करो। और वो हुँ, मुझे पहला बिल्कुल। इंसान मिला लाइफ़ में जो कह रहा है कि मैंने अपने लिए की है।
माशाल्लाह, ये तो बिल्कुल। मतलब आई फ़ील प्राउड कि मैंने ये बात सुनी कहीं न कहीं रियल लाइफ़ में। क्योंकि और हाँ, इससे पहले जब मैं पीएचडी में थी, तो तब भी बीच में कुछ ऐसा मतलब मसाइल कुछ ऐसे आए थे कि मुझे, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो समझ भी नहीं आ रही थी, कि ऐसा लगता था कुछ अपने मज़हब से भी मतलब दूर हो रहे थे ना, कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं फ़िज़िक्स में कि हम हमारा माइंड जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता उस चीज़ को। तो बस इतना ज़्यादा उस टाइम मसला हो गया कि मैंने कहा पता नहीं ये होगी मुझसे या नहीं होगी। तो लेकिन ये है कि फिर दुआएँ और ये वो, और बस अल्लाह ताला से माँगा कि चीज़ें क्लियर कर दे। तो बस हो गई, जब हो गई फिर यकीन नहीं आ रहा था कि हो गई है, कि टाइटल हो गया मेरे नाम। चलिए माशाल्लाह। नहीं, मैं भी सोच रही थी कि डॉक्टर सबा है, या तो इन्होंने पीएचडी की है, और मैंने आपकी प्रोफ़ाइल वग़ैरह देखी, मुझे लगा कि नहीं, इन्होंने तो मतलब एक होता है ना एमबीबीएस डॉक्टर, या पता नहीं आपके यहाँ क्या होता होगा, मतलब जी, जो जी, वो फ़िज़िकली एमबीबीएस ही होता है। जी। तो मुझे लगा कि ये वो वाले डॉक्टर नहीं हैं, आई थिंक इन्होंने पीएचडी की है। जी, तो जी। फिर मुझे यही आइडिया हुआ था। और आप मुझे बताएँ कि आप तालीम इस्लाम मीन्स लड़कियों की जो एजुकेशन होती है ना, तो उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? किस लेवल तक वो मतलब किस टाइप की एजुकेशन होनी चाहिए वो? मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि मैंने डिग्री इसलिए नहीं की है, मैंने डॉक्टरेट इसलिए नहीं किया है कि मुझे जॉब मिले। इसी तरह मैं आपको जी। पूछना चाहती हूँ कि लड़कियों के लिए जो स्पेसिफ़िक जो एजुकेशन है, उसका पर्पज़ क्या होना चाहिए? मेरा तो ये ख़्याल है कि आपका मतलब वैसे रीडिंग सबसे पहले तो आपको रीडिंग से स्टार्ट करना चाहिए ना, कि आप मतलब जितनी बुक्स रीड कर सकते हैं, आप उसको रीड करें, आप कुरान मजीद को भी रीड करें और बाकी बुक्स को भी। जिस चीज़ की आपको समझ आती है, जिसमें इंटरेस्ट आपको लगता है, आप उस तरफ बस चल पड़ें। और इंटरेस्ट आप अपना पर्सनल इंटरेस्ट उसमें रखें ना, आप उसमें ये नहीं कि मैंने बस ये कर लूँगी तो मैं बहुत बड़ी चीज़ बन जाऊँगी और फिर मैं मुझे हर जगह जॉब मिल जाएगी, मैं इतने पैसे कमाऊँगी, मैं ये करूँगी, वो करूँगी, नहीं। बस आप अपने लिए करें जो भी करें। और दूसरा ये है कि इल्म हासिल करना जो है उसकी बहुत बड़ी फ़ज़ीलत भी है, हमारे इस्लाम में भी है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख़्याल से लड़कियों के लिए, चाहे जैसा भी हो इल्म, लेकिन अच्छा इल्म होना चाहिए जो आप दूसरों को भी कन्वे कर सकें, खुद को भी आपको फ़ायदा मिल सके, कि आप अंडरस्टैंडिंग कर सकें ना बहुत सारी चीज़ों की। अभी जैसे फ़िज़िक्स में मैंने पीएचडी कर ली है, तो मुझे बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें जो नेचर में होती हैं, एक कॉमन पर्सन उसको समझ नहीं सकता कि ये क्यों हो रही है। हालाँकि इस्लाम में तो सब चीज़ें बताई हुई हैं पहले ही, कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, अल्लाह ताला इसको कैसे, पूरा प्रोसेस तो इंटरनल तो नहीं बताया हुआ, लेकिन ये कि चीज़ें बहुत सारी बताई हुई हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। तो जब आप एजुकेशन ज़्यादा कर लेते हैं, आपको उन चीज़ों की समझ आने लग जाती है कि अच्छा, ये हो रहा है नेचर में तो ये क्यों हो रहा है। तो खुद के समझने के लिए, और अगर आपने पैसे भी कमाने हैं तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप ये भी एम रखते हैं कि आपने एजुकेशन इसलिए लेनी है कि एजुकेशन लेके आप पैसे कमाएँ, तो वो भी अच्छी बात है। हर तरह से एजुकेशन आपको हर तरह से फ़ायदा देगी। जी, डॉक्टर सबा, मैंने तो सुना है कि साइंस ने कुरान से जन्म लिया है, और आप तो हुँ, माशाल्लाह एक स्कॉलर हैं, तो आप इसके बारे में जी। क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। अभी तो साइंटिस्ट बहुत सारे साइंटिस्ट चीज़ें ऐसे प्रूफ भी कर रहे हैं, जो कि कुरान में बहुत पहले बता दी गई थी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे ही है। जी, माशाल्लाह। और आप मुझे बताएँ डॉक्टर सबा कि आप वहाँ पे रहते थे, तो आपने मतलब ज़ाहिर-सी बात है, आपने कुछ साल वहाँ पे बिताए हैं। तो आपको जी। उन लोगों का ट्रेडिशन, उनका कल्चर आपको हुँ। अपनाते हुए मतलब वो नहीं लगा, मतलब हम जैसे देखते हैं, हम सोचते हैं कैसे रहेंगे हम इन लोगों के साथ? तो आपको कैसा लगा? नहीं बहुत उनका अपना कल्चर जो है वो भी अच्छा है, लेकिन उन्होंने कभी हमें फ़ोर्स नहीं किया कि हम उनका कल्चर अपनाएँ। हम अपना लेके चलते थे, वो अपना लेके चलते थे। कि हम तो उनके लिए इस तरह थे जैसे
हमारी कंट्री में कोई फॉरेनर आ जाए तो हम उनको देखते हैं, तो वो भी हमें ऐसे ही देखते थे। ये क्या अजूबे उठ के आ गए। नहीं, अजूबे तो नहीं, लेकिन उनके लिए हम हीरो-हीरोइन ही थे, इससे कम नहीं थे। कि वो उन्होंने कभी मतलब रियल लाइफ में देखा नहीं था। अगर कोई कंट्रीज़ फॉरेन कंट्री में गया है तो फिर तो देख लिया, लेकिन जो चाइनीज़ वहाँ के रहने वाले हैं, वो तो उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है और वो उनको अपनी कंट्री से इतना ज़्यादा लगाव है ना, इश्क है इतना, वो अपनी कंट्री छोड़ के कहीं नहीं जाते। तो उसमें बहुत ज़्यादा इतनी उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वो अगर हम जैसे लोगों को वो देखते भी हैं तो इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे या टीवी में, प्रोग्राम्स में, रियल लाइफ में नहीं देख सकते। तो जब हमें वो देखते थे तो बस दे आर स्टंट, दे वो विल देखते स्टेयर ही रह यू। जाते। हाँ, बिल्कुल देखते ही रह जाते थे कि अच्छा ये भी कोई मखलूक है, ये कितने खूबसूरत हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। बस इस तरह वो करते थे और बाकी लैंग्वेज जो है उनकी वो अगर हम बोलते थे या सीख लेते या वर्ड कोई बोल लेते तो फिर बहुत ज़्यादा वो खुश होते थे इस बात पे। तो बाकी सब जो ड्रेसिंग है या फिर और जितनी चीज़ें हैं उस पे पाबंदी नहीं होती थी। खाने-पीने पे आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने जिस तरह का खाना है आपकी मर्ज़ी आप लें, नहीं लें, कोई फ़ोर्स नहीं आपको करेगा। अच्छा, तो वहाँ पे आप मुझे बताएँ कि वो उन लोगों का ये खाना-पीना, ये चीज़ें हमारे साथ कितने परसेंट मिलती हैं? बिल्कुल भी नहीं मिलती। हाँ, फिर सच है, हम जो मतलब देखते हैं ज़रा भी वही है। ज़रा भी नहीं मिलती और आप इधर किसी रेस्टोरेंट में चले जाएँ जो कहते हैं हमने चाइनीज़ राइस बनाए हैं या फ्राइड राइस बनाए हैं वो मतलब पाकिस्तान में तो एक्सेप्ट जो ऑथेंटिक ट्रेडिशनल चाइनीज़ रेस्टोरेंट है यहाँ पे मतलब बहुत कम है शायद कुछ मेरे ख़्याल से लाहौर में 1 मेबी 1 हो या 2 हो, कराची में 1-2 हैं या इस्लामाबाद में 1-2 हैं, इसके अलावा ऑथेंटिक नहीं होंगे। बाकी हर रेस्टोरेंट में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में भी चाइनीज़ राइस मिलते हैं, लेकिन वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है जैसे लोगों का यहाँ कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मतलब जो यहाँ तो चाइनीज़ ऐसे ही फ्राइड मतलब राइस अपने से नाम ऐसा चेप्ट नहीं। होते हैं खाली। जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है जब तक आप उधर रहेंगे नहीं, उनका मेरे ख़्याल से मतलब मेरी जो मेरा फ़ेवरेट फूड जो है वो चाइनीज़ फूड ही है और इंतहाई ज़बरदस्त खाने हैं उनके, आपने सिर्फ़ एक्सप्लोर करने हैं कि आपको किस तरह के खाने पसंद हैं। उनकी बहुत ज़्यादा डिशेज़ हैं उनकी। तो हर अच्छा, तरह की डिश जो है वो बना सकते हैं, खा सकते हैं और उनके मुस्लिम रेस्टोरेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उसमें कोई ऐसी चीज़ भी नहीं बनती कि आप कहें कि ये सही नहीं होगी खाने के लिए या उसमें कोई हराम चीज़ है बन रही क्योंकि वो हमसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है मुस्लिम मतलब अकीदा उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अच्छा। तो और फ़र्क है ना आप मुझे खाने बताएँ वहाँ में पे जी, वहाँ पे कितनी परसेंटेज होगी मुस्लिम्स की? बहुत कम मतलब इतनी कम तो नहीं है लेकिन आप चाइना के हिसाब से आई थिंक 100 में से 10%। और उनका मतलब जैसे हमारे यहाँ मतलब थोड़ी-सी हम पर्दे वगैरह की रिस्ट्रिक्शंस करते हैं ये चीज़ें और उनमें ऐसा है कुछ जो वहाँ के मुस्लिम से मतलब ख़ासकर फीमेल्स के लिए? रिस्ट्रिक्शंस करते हैं किस चीज़ में? मतलब हम जैसे हिजाब वगैरह पहनते हैं ना, तो ऐसा हाँ, कुछ है हाँ, वो भी? बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है उनकी। मतलब फेस पे नहीं है, फेस पे वो नहीं करते, लेकिन बाकी उनकी बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शंस हैं। मतलब मस्जिद में जाने के लिए भी मतलब प्रेयर्स में भी वो अपने रेगुलर होने चाहिए और सर उनका हर वक़्त कवर होगा, हिजाब में वो होंगे। सिवाय फेस के मतलब वो नहीं मतलब कुछ होगा। हाँ, गाउन या बुर्ख़े वग़ैरह नहीं वो पहनते लेकिन कपड़े वो पूरे पहनते हैं और बुर्ख़े भी कई जगहों पे चलते हैं जो लेडीज़ मस्जिद में अक्सर जाती हैं, उन्होंने कुछ ने पहने होते हैं, कुछ ने नहीं लेकिन नज़र नहीं आ रहे होते कि उनकी बॉडी का कोई पार्ट नहीं नज़र आएगा आपको, सिवाय फेस के। चलिए माशाल्लाह बहुत खूब और आप मुझे बताएँ डॉक्टर सबा कि मुझे आपकी बातें सुन के ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं वहाँ पहुँच गई हूँ। मुझे पूछना कुछ था, मैं पूछने कुछ लगी।
जी, वहाँ की जो वुमेन्स है ना, तो मतलब जी। मैं ऑल ओवर बात कर रही हूँ, ना कि खाली मुस्लिम लड़कियों के लिए। वहाँ हुँ, पे लड़कियाँ जॉब वगैरह करती हैं, जैसे फैक्ट्रीज़ वगैरह वहाँ पे बहुत सारी होती हैं, और वहाँ पे लड़कियाँ भी काम करती हैं क्या? हर कोई, हर किसी ने जॉब करनी है, कमाना है तो खाना है, फ्री में कोई भी नहीं खाता वहाँ पे। इवन उनके बच्चे जो हैं, जो स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनको उनकी भी एज की मतलब ये गवर्नमेंट की तरफ से रूल है उनका, पेरेंट्स की तरफ से नहीं। उनके पेरेंट्स तो बहुत मालदार होते हैं, एक-एक बच्चा उनका होता है, या 1 से या 2 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो बहुत ज़्यादा वो हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा है, जायदाद वग़ैरह है, लेकिन अलाउ नहीं होता, वो अपने बच्चों को नहीं देते, वो उन्हें सिखाते हैं कि आपने खुद कमाना है। जब वो स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ में भी हमेशा उनको उस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलेगा जो उनके अपने एरिया की नहीं है। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या दूसरी मतलब प्रोविंस में जाके उन्होंने पढ़ना है। तो उनको पॉकेट मनी सिर्फ़ इतनी मिलती है जो वो मेस से खाना लेके खाएँ। इसके अलावा कपड़े और जूते और ये वो सब चीज़ें उनके पेरेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं जो उनको ज़रूरत होती है। इसके अलावा उन्हें कुछ भी चाहिए अपने लिए, दे विल अर्न एंड ईट एक्स्ट्रा। और ओके। बिल्कुल मतलब बहुत रिस्ट्रिक्शन है, और जॉब ढूँढना मस्ट है उनके लिए, चाहे किसी भी फ़ील्ड में। उनकी जो फीमेल्स हैं, हर एक फ़ील्ड में काम करती हैं, रोड्स बनाने से लेके जो है हाई प्रोफ़ाइल वुमेन्स, और हर तरह की जॉब में वो हैं। वो डिफ़रेंस ही नहीं है उनमें कि ये मेल है, ये फीमेल है। उनमें मेल-फीमेल की अलग-अलग लाइन्स नहीं होती, वो सारी एक लाइन्स में है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। कोई भी किसी को मतलब तंग नहीं कर सकता, छेड़ नहीं सकता, हर कोई अपनी बारी का इंतज़ार करता है। तो मतलब इस तरह का सिस्टम है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में। तो वो मतलब वो अपने काम को प्राउड समझते हैं, वो ये नहीं समझते कि ये काम छोटा है या ये काम बड़ा है। और दूसरा ये कि मतलब जितना टाइम मैंने गुज़ारा है और देखा है, और जिन लोगों से मेरी मतलब मुलाकात हुई है, वो धोखा नहीं, आपको डॉज नहीं देंगे ना। और मैं सबसे ज़्यादा इम्प्रेस इस बात से हुई थी कि एक दफ़ा मार्केट में मैं मतलब मीट लेने गई। मैं अक्सर ये किस्सा सुनाती हूँ लोगों को कि मीट के लिए मैं गई, और उसमें उन्होंने मुझे बताया मतलब जो भी उनकी प्राइसेस वगैरह थे, तो मैंने उनसे कहा कि इतना दे दें। तो अब उन्होंने वो मेज़र कर रहे थे कि मीट का पीस काट के उन्होंने रखा है और मेज़र कर रहे थे, और उसमें से आप यकीन करें शायद ये इंच ही कम होगा थोड़ा-सा। उन्होंने दूसरे पीस में से जो पूरा फुल पीस था उसमें से 1 इंच काट के उसमें रखा है बैलेंस में कि ये इक्वल हो, और फिर उन्होंने मुझे वो दिया है। मतलब दे आर नॉट मुस्लिम, कि वो ये उन पे बात ऐसी सुन के पाबंदी तो भी हमें नहीं है। खुद पे हाँ, मतलब उन पे ऐसी पाबंदी नहीं है, कुछ नहीं है कि वो हमें हम तो ख़ैर जिनसे लेते थे वो मुस्लिम ही थे, लेकिन हमने जो हमारे साथ और लोग थे जो दूसरी जगह से लेते थे मीट्स वग़ैरह, मतलब चिकन, बीफ हर चीज़ हर जगह से मिलती थी ना। तो कुछ मुस्लिम्स अलग काउंटर्स थे जिन्होंने हिलाल लिखा होता था, और बाकी वैसे जो है रखे होते थे हिलाल लिखे बगैर। लेकिन हम उन्हें भी देखते थे कि वो कैसे दे रहे हैं, तो वो भी इसी तरह मतलब उनके नाप-तोल में बिल्कुल फ़र्क नहीं होता। इवन जो कोई ठेले वाला भी है, फ्रूट्स बेच रहा है, तो उसमें जो आप लेने जाएँगे, आप अपनी मर्ज़ी से फ्रूट उठा के अपना शॉपर बना लें, फुल कर लें। वो कभी भी आपको सड़ा हुआ, गला हुआ फ्रूट नहीं देगा या सब्ज़ी नहीं देगा। वो जो खराब होगा वो पहले ही बता देगा ये खराब है, ये मैं बेच नहीं रहा। इस तरह का उनका सिस्टम है। ये चीज़ें तो हमारे से लोगों को सीखनी चाहिए हुँ, थी, लेकिन ये बिल्कुल। चीज़ें हमें उनसे बहुत सीखने ज़्यादा, को मिल रही। हाँ, मुझे लगता बहुत है ज़्यादा उनकी तरक्की डिसिप्लिन का है। यही राज़ है। एक दफ़ा क्या हुआ कि हम यूनिवर्सिटी में थे, तो कुछ छुट्टियाँ अनाउंस हो गई, तो बस हम स्टूडेंट थे, हम भी बहुत खुश हुए, और पीएचडी का इतना बर्डन था कि हम लोगों को छुट्टी या गैप नहीं मिलता था कि हम सुबह जाते थे लैब्स में, मतलब साढ़े 8 9 बजे पहुँचना होता था, 9 नहीं होते थे, साढ़े 8 तक। चाइनीज़ तो बहुत जल्दी 6 बजे 7 बजे आ जाते थे। तो हम लोग जो है वो थोड़ा पाकिस्तानी थे, थोड़ा लेट-लेट हो के कि उठने नहीं होता, ये नहीं, और निकलते-निकलते बस इतने बजे तक प्रोफ़ेसर ने मतलब थोड़ा लिहाज़ रखा हुआ था कि इतने तक पहुँच जाएँ। और छुट्टी जो है वो अक्सर इशा के बाद ही, इशा तो हमारी होती थी लेकिन उनको
انہوں نے جو ٹائمنگ تھا 8 بجے کے بعد ہی آپ کو چھٹی ہونی ہے نا، بیچ میں آپ کو لنچ اور ڈنر کی بریک دے دیتے تھے، تو ہم لوگ ڈنر پھر نہیں کرتے تھے، تو ہم جو ہے 7 بجے یا 8 بجے تک آ جاتے تھے، تو ان کے اسٹوڈنٹ 9 بجے 10 بجے تک بس بیٹھے ہوتے تھے لیبس میں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی محنت اور ان کی ایمانداری، ان کی کامیابیاں، تو اور جیسا آپ ان کو تھوڑا بتا رہے ہیں نا، ایسے ہاں ہمارا ایک خطہ ہے، ہماری یوٹی ہے، ہماری لداخ، وہاں کے لوگ ہاں، سیم ایسے ہی ہیں، وہ بھی اچھا چائنیز، اچھا مطلب ان کا بارڈر ہے نا، اچھا ہاں وہ ان لوگوں کا اور ان کا، مطلب آپ بتا رہے ہیں نا، کہ وہ سیم سیم ہاں ملتا جلتا ہے ان کے ساتھ بالکل۔ یہ تو چیزیں۔ ہمیں وہ چھٹیاں اناؤنس ہو گئی نا، تو ہم بہت خوش کہ چلو تھوڑا گیپ آ جائے گا، تو وہ چھٹی جہاں ختم ہو رہی تھی، آگے سے جو ہے وہ سنڈے آ رہا تھا، تو ہم نے کہا کہ چلو اتنی تو چھٹیاں ہیں، تو سنڈے تو ویسے ہی بند ہوتا ہے، تو سنڈے کی بھی چھٹی مل گئی، تو کافی مطلب آرام سے پھر منڈے کو جائیں گے۔ تو پھر ہمیں اسٹوڈنٹس نے بتایا کہ نہیں، ادھر تو یہ سسٹم ہے کہ اگر آپ کو کی چھٹیاں آ جاتی ہیں اور وہ اتنی چھٹیاں ہیں، اور آگے اگر سنڈے آ رہا ہے تو سنڈے ورکنگ ڈے ہوگا، سنڈے کی چھٹی نہیں ہوگی۔ تو ہم اتنے پریشان یہ ہیں تو سنڈے سے۔ عجیب ملک ہے۔ تو بس سارا ٹائم پھر ایسے ہی گزرتا تھا کہ چھٹی ہوتی تھی تو آگے پھر ہمیں یہ ہوتا تھا کہ بس یہ چھٹیاں گزر جائیں گی تو آگے ورکنگ ڈے ہی ہوگا، چھٹی نہیں اچھا، پھر آگے ہوتی تھی۔ اور آپ مجھے بتائیں، وہاں کے لوگوں کی اسپیکنگ لینگویج کون سی ہے؟ مطلب زیادہ تر لوگ جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، چائنیز ہے، انگلش بولتے ہیں؟ نہیں نہیں چائنیز لینگویج ہے، ان کی آپ اپنی کو آئی لینگویج۔ تھی چائنیز کوئی، مطلب کچھ سیکھی ہاں آپ ہم نے نے وہاں؟ تو سیکھی بس فرینڈس وغیرہ سے کچھ، اصل میں میرا جو میتھڈ آف لرننگ تھا وہ انگلش تھا نا، تو اس اوکے۔ لیے ہمارے پہ ضروری نہیں تھا کہ ہم چائنیز کورسز لیں، اور لیکن ہمارے ٹیچرز کہتے تھے لے لیں، اچھی بات ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن ٹائم نہیں ملتا تھا ہمیں کہ ہم وہ لیں کورس، تو بس فرینڈ سے اور کبھی پروفیسر سے، کبھی مطلب اتنی سیکھ لی تھی کہ مارکیٹ میں جا کے بول لیں یا چائنیز سے تھوڑی گپ شپ لگا لیں، یہ وہ تو ویسے انگلش بولتے تھے، تو سارے چائنیز جو ہے وہ بہت خوش ہوتے تھے کہ چلو انگلش ہماری امپروو ہو رہی ہے، لیکن وہ اپنی لینگویج اچھا، کو وہ نہیں انگلش چھوڑتے۔ بہت کم بولتے ہیں؟ جی جی، وہ اپنی لینگویج، بس ان کی چائنیز لینگویج ہے، اور وہی ان کی بکس وغیرہ اسی میں ہوتی ہیں، چائنیز میں؟ جی اسی میں ہوتی ہیں۔ تو آپ بولیں نا، کوئی جملہ بولیں چائنیز اس لینگویج میں، آپ کا نام کیا ہے یہ بولیں۔ آ، ایسے فوراً کیونکہ مجھے ابھی تھوڑا ٹائم ہو گیا نا آئے ہوئے، مطلب 5 ایئرز مجھے ہو گئے چائنا سے آئے ہوئے، تو بس سلام کا جو ہوتا ہے نی ہاؤ وہ بولتے ہیں کہ نی سلام ہاؤ؟ کرنا ہو جی، یا کسی کو مطلب، اور اگر میرا نام صبا ہے تو کہیں گے وہ دا مینس صبا، اور صبا ہاں، نہیں یہ بولیں کچھ گے، تھوڑی تھوڑی صابا انگلش کے ساتھ صابا ملتی اس طرح، وہ دا ہے۔ مینس اوکے، صابا۔ اوکے، تھوڑی تھوڑی انگلش کے ساتھ ملتی ہے یہ؟ انگلش نہیں نہیں، یہ ساؤنڈز ہیں، اچھا، ساؤنڈز ساؤنڈ ہیں سے ان کے، دعویٰ۔ ہاں، تو وہ ان کے ساؤنڈز اوکے۔ بہت مشکل ہیں نا، ان کے 4 قسم کے ساؤنڈز ہوتے ہیں، اپ ڈاؤن اور اسٹریٹ اور اس طرح کے، تو وہ ساؤنڈ سے ورڈ کا میننگ چینج ہو جاتا ہے، اور ان کے جو الفابیٹس ہیں وہ 1000 سے ابو ہیں الفابیٹس، اور بہت مشکل ہے بولنی، بہت مشکل ہے زیادہ لینگویج، مشکل ہے۔ ہاں، کیونکہ ہمارے تو 26 یا 52 ہے، ہمیں وہ نہیں آتے ڈھنگ سے۔ ہاں، آپ کبھی وہ کوئی چائنیز ویڈیو سرچ کر کے ذرا سنیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ چائنیز کس طرح کی ہوتی ہے۔ نہیں، اب آپ کا سنا نا میں نے، کہ اتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں، اصل میں ہمارا جو ہے ہاں، نا میتھ ہے، وہ اسٹرینجرس کے بارے میں ہمارا وہ غلط ہے، ایسے نظریہ غلط ہے کہ نہیں کیسے ہوتے میں تو ہوں گے، لیکن سن کے مجھے لگ رہا ہے جیسے میں چائنا میں ہوں۔ نہیں، وہ بہت اچھے مطلب ہے، میرا خیال ہے کہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں نا، بالکل، وہ آپ جی، کو وہاں بادر کی کیا نہیں چیز ہے کریں جو گے۔ آپ مس کرتی ہیں؟ ادھر کی صفائی، مطلب سب چیزیں میں مس کرتی ہوں، ادھر کی صفائی جو ہے وہ بہت مس کرتی ہوں، اور یہ کھانا وغیرہ ہم بناتے تھے سارا الیکٹرک سسٹم تھا نا ان کا، پیمنٹ کرتے تھے تو الیکٹرانک تھی، فون سے پے کر دیتے تھے، اور مطلب اسکین کر کے، تو وہ چیزیں کھانا بھی بہت مس کرتی ہوں۔
चलें माशाल्लाह बहुत खूब और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपका इतना ज़्यादा टाइम लिया और आखिर में आप हमारी ऑडियंस को और कोई ट्रैवलिंग मैसेज अगर देना मेरा चाहते हैं। ख़्याल है कि अगर आप चाइना जाएँ ना तो ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल है वहाँ पे लेकिन करनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा चाइना और इंतहाई खूबसूरत है, इंतहाई खूबसूरत है। जी और आखिर में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी यूथ को, हमारी बहनों को जो कुछ नहीं कर रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं? आप थोड़ा पॉज़ करें ज़रा रिकॉर्डिंग को। मोहम्मद जी अहद जी, मिस सबा आप बताएँ कि आप हमारी ऑडियंस को जो है लास्ट में कोई हुँ, पैगाम दे दें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो को रौनक बख्शी, इतना टाइम दिया। जी। मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर एक फ़ीमेल के लिए। तो जहाँ से भी मिलती है उसको ले लें, जिस भी तरह की मिलती है आप ले लें ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। चलें मिस सबा हम समझ सकते हैं आई एम आल्सो हाउसवाइफ़ और आपका बेबी रो रहा है और आपने फिर भी हमें जो है अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करके हमें टाइम दिया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक और नई गेस्ट के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।